गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आइए बच्चों, कल मैंने आपको एक लास्ट पार्ट करने को दिया था। क्या आप लोगों ने खुद किया वो पार्ट? तो हो गया था वो कार वाला पार्ट जिसमें 2 केसेस बनाने थे। यस हाँ सर। जी, हो गया था। कोई डाउट तो नहीं था उसमें? नहीं। हाँ जी संजना। तो वो मेरे को कल जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर क्या हो गया उसके अंदर? संजना आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? तो जो हमने क्वेश्चन कराया था 4.30 हाँ, उसके अंदर जो उसका सी पार्ट पूछना है। 4.30 में क्या नहीं समझ नहीं आ रही मेरे को, आपकी ना क्लियर नहीं आ रही है बस। हाँ जी, इसमें क्या हो गया 4.30 में? हाँ जी बोलो संजना। स्क्रीन साफ करना एक बार। संजना क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ बेटा। चलिए बच्चों, सब अपने वीडियोस ऑन करिए एक बार। संजना जो आप लोगों को बाद में पूछ लेना, अगर डाउट है कोई तो बाद में पूछ लेना। ठीक है सर। वैसे अब आपकी आवाज आ रही है, बताओ क्या डाउट है, पूछो। सर जो ये क्वेश्चन था हाँ जी। मेरे को जो फर्स्ट पार्ट का सी पार्ट है की वैल्यू समझनी है कैसे। कौन से पार्ट में? कौन सा पार्ट का सी पार्ट, फर्स्ट पार्ट का सी पार्ट। ओके बेटा, इसमें 30% 70% का कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, गाड़ी एक्स की है। ठीक है, तो उसमें हम द कार इज ओन्ड बाय एक्स and the running and maintenance expenses amounting to 40,000 during the previous year met by employer। तो हम क्या करेंगे, 40,000 माइनस, क्योंकि हमें ये नहीं पता कितने सीसी की कार है, तो हम 1600 सीसी मान लेंगे। और 1600 सीसी मानते ही 1800 into 12 ये माइनस कर दे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलिए ओके बच्चों, आज हमारा जो काम है, जैसे हमने पिछली क्लासेस में किया है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स थोड़े डिफिकल्ट थे। आज हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी है। देखिए, आज हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम को कवर करेंगे। लिखना भी आज ज्यादा है, थोड़ा सा हाथ फास्ट चलाइएगा, आज लिखना ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी सेकंड कैटेगरी चल रही थी कल, इसका हमने पहला किया था वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फैसिलिटी। आज हमें इसके 4 और करने हैं। ठीक है, तो सबसे अभी देखिएगा मत, मैं सेकंड बता रहा हूं। अगर सेकंड क्या है हमारा, कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, मतलब सेकंड कैटेगरी का सेकंड परक्विजिट, अपने एम्प्लॉय को कोई वॉचमैन की फैसिलिटी, कोई गार्डनर की फैसिलिटी, कोई और अटेंडेंट की फैसिलिटी देता है, तो जितना भी सैलरी वो एम्प्लॉयर उस वॉचमैन या उस पर्सन को दे रहा है, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इतना बेनिफिट है। ऑन द अदर हैंड, अगर वॉचमैन आप एंगेज करते हो या कोई भी कुक है वो आप एंगेज करते हो, और उसकी सैलरी आप या तो एम्प्लॉयर से दिलवाते हो या आप खुद सैलरी पे कर देते हो और एम्प्लॉयर उसकी रीइंबर्समेंट कर देता है, तो ये जो परक्विजिट है मॉनेटरी परक्विजिट बन जाएगा और ये सबके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तीसरा परक्विजिट करते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके प्रेमिसेस में या तो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवा दिया, या गैस का कनेक्शन लगवा दिया, या वाटर का कनेक्शन लगवा दिया। अब 2 चीजें हो सकती है, या तो आप ऐसा हो सकता है कि आप खुद, जैसे मेरे को पता नहीं आप लोगों के घर में गैस पाइपलाइन डली हुई है कि नहीं। मान लीजिए आपके घर में आईजीएल की गैस पाइपलाइन डली हुई है। अब हो सकता है कि आप आईजीएल के ही एम्प्लॉय हो, तो आईजीएल ने आपके घर में फ्री गैस फैसिलिटी जो दी है, तो मुझे बताइए आईजीएल को उसका कॉस्ट पड़ेगी या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, या जो सेलिंग प्राइस बियर करना पड़ेगा? बताइए। अगर आईजीएल अपने एम्प्लॉइज को फ्री गैस फैसिलिटी दे रहा है, तो आईजीएल को उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी या उसकी सेलिंग प्राइस बियर करना पड़ेगा? कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो अगर आपसे वो लेता, तब वो आपसे भी तो कॉस्ट ही लेता, क्योंकि वो आप उसके एम्प्लॉय हो। तो इन केस अब अगर ये तीनों
इलेक्ट्रिसिटी वाले, वाटर वाले और गैस वाले अपने एम्प्लॉय के घर में कोई फैसिलिटीज लगवाते हैं तो हम आपकी सैलरी में भी क्या ऐड करेंगे, जो कॉस्ट उनको पड़ती है। और मान लीजिए कोई और कंपनी है, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस ने आपके घर में गैस फैसिलिटी लगवा दी है, तो जो इन्फोसिस दे रहा है उस कंपनी को, IGL को, वो हम आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई। ऑन द अदर हैंड, मैं बार बार आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी कहती है, आपका एम्प्लॉयर कहता है जी आप अपने घर में IGL का मीटर लगवा दो, अपने नाम पे लगवा दो और उसका बिल हर महीने में ऐसे ले लेना, या बिल मैं दे दिया करूंगा, आप मेरे को ही दे दो, उसका बिल हर महीने मैं दे दिया करूंगा, तो वो दोनों केसेस क्या हो जाएगा, मॉनेटरी परक्विजिट, और वो सारे एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होगा, ना सिर्फ ये स्पेसिफाइड। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों के लिए, एम्प्लॉइज के बच्चों को एजुकेशन देता है अपने ही स्कूल में, अपने स्कूल का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए GD गोइंग का एक ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके स्कूल्स भी आते हैं, और मुझे शायद आपको पता हो कि GD गोइंग का और भी बहुत कामों में है, GD गोइंग के और भी बिजनेसेस चलते हैं, उसका ट्रैवल का भी काम है, टूरिज्म का भी काम है। तो मान लीजिए आप GD गोइंग का के ट्रैवल टूरिज्म में काम कर रहे हो और उसने कहा कि आपके बच्चे GD गोइंग का स्कूल्स में जा सकते हैं, उनकी एजुकेशन फ्री है। ठीक है, ये केस है। तो अगर जो भी, हाँ, तो जो भी जितनी भी एजुकेशन की कॉस्ट सेम इंस्टीट्यूट GD गोइंका के GD गोइंका के जैसे जो स्कूल्स है वो जितना और बच्चों से चार्ज करते हैं वो आपकी फीस में ऐड, सॉरी आपकी सैलरी में ऐड करते हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर मान लीजिए GD कोई एम्प्लॉयर है, उसने किसी स्कूल के साथ टाई अप कर रखा है कि जी हमारे एम्प्लॉइज के सारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ेंगे और उनकी फीस हम दिया करेंगे, तब भी सेम है, जितना फीस वो और बच्चों से चार्ज करते हैं वो हम आपकी सैलरी में ऐड करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे एक नया पॉइंट है, अगर किसी स्कूल की फीस 1000 पर मंथ तक की है, अगर किसी स्कूल की फीस 1000 पर मंथ की है, मतलब आपका एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय के आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों के लिए 12000 रुपए साल के लगा। मेरी बात को सुनिएगा, अगर किसी स्कूल की फीस 1000 पर मंथ तक की है तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा परक्विजिट। लेकिन अगर फीस 1000 पार कर जाती है, जैसे मान लीजिए DPS में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयर के थ्रू उसमें सारा बिल वो फीस पे हो रही है, वहां पे अगर उसकी फीस 1000 पार कर जाती है, मान लीजिए 2000 रुपए पर मंथ है, तो पूरा का पूरा 2000 रुपए पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, 1000 वाला वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब 1000 तक है तो एग्जेम्प्टेड है, अदरवाइज सारा टैक्सेबल है। ये नहीं है कि सिर्फ 1000 के ऊपर टैक्सेबल हो। एक बार फिर हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे किसी स्कूल में पढ़ते हैं और वहां की फीस 1500 पर मंथ है, जो लिमिट है 15000 वाली वो आपने क्रॉस कर दी, तो आपका पूरा टैक्सेबल आपकी सैलरी में पूरा 1500 into 12 ऐड हो जाएगा, ना कि हर महीने के 500 रुपए ऐड। सर ये लिमिट किस केस में है? हाँ जी, ये लिमिट है किस केस में? ये केस बस ये है कि अगर आपके बच्चों की आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों की एजुकेशन करवाता है और वो स्कूल की फीस 1000 रुपए पर मंथ है, बस तब एग्जेम्प्टेड। तो फिर वो वाला क्या था जो एजुकेशन अलाउंस मिलता था उसमें? अलाउंस अलग है, अलाउंस अलग चीज है। अलाउंस में मैं एम्प्लॉयर, तू मेरा एम्प्लॉय है, मैंने देखो कहा तेरे बच्चों की फीस का मेरे को नहीं पता तू पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, मैं तेरे को 500 रुपए पर मंथ दूं एजुकेशन अलाउंस के नाम के। राइट, ये अलाउंस था। और परक्विजिट में मैं कहता हूँ कि तेरे जो बच्चे हैं इस स्कूल में जाके उनका एडमिशन करा दे, सारी फीस स्कूल हम बियर करेंगे, तेरे को कुछ नहीं सोचना, ये परक्विजिट बन जाएगा, ये परक्विजिट बन जाएगा। या मैं कहता हूँ कि पहले तो अपने बच्चों की फीस, तू बच्चों को एडमिट करा दे स्कूल में, उनकी जो फीस आया करेगी फीस स्लिप वो मुझे दे दिया अगर मैं पे करूँ, तो ये परक्विजिट है। अलाउंस के केस में क्या है, हमें मतलब ही नहीं है कि तेरे बच्चे जा रहे नहीं, मैंने तो देखो हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट देना ही है, वो अलाउंस बन जाए। समझ में आ गया अलाउंस और परक्विजिट में फर्क? सेम चीज है, काम दोनों से बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन उसका टैक्सेबिलिटी अलग हो जाएगी। अच्छा सुनिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एजुकेशन दिलवाता है, मान लीजिए एम्प्लॉय है वो अनपढ़ है और एम्प्लॉयर कहता है नहीं तुम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करो, आप शाम को इवनिंग स्कूल में जाया करो, उसका फंडिंग सारी कंपनी करेगी। अगर ऐसा कोई केस है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए करता है तो 100% एग्जेम्प्ट है, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 10,000 रुपए पर मंथ, एम्प्लॉय के खुद के लिए। लेकिन अगर उसके बच्चों के लिए है तो 1000 रुपए वाली लिमिट है, और अगर किसी भी और पर्सन के लिए, मान लो एम्प्लॉय के वाइफ, स्पाउस या कोई भी और पर्सन है, तो वो कोई लिमिट नहीं है, तो सारा के सारा आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। पहले बताइए इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय, ये 4 मैं एक साथ करवा रहा हूँ और 4 एक साथ ही लिखवाऊंगा। अगर कोई एम्प्लॉयर है, रेलवेज या एयरलाइंस है, वो अपने एम्प्लॉयज को फ्री जर्नीज देते हैं, फ्री जर्नीज, रेलवेज और एयरलाइंस, एम्प्लॉय को और उसके हाउस होल्ड्स को, मतलब उसकी फैमिली को
तो उसकी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं मानी जाती। वो कहते हैं हम ये मान के चलते हैं इनकम टैक्स में कि एयरवेज वाले और रेलवेज वाले फ्री जर्नीज दे सकते, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं है। देखिए अगर कोई और ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को फ्री जर्नी देती है, जैसे मान लो कोई बस कंपनी है, कोई बस वाले है जो दिल्ली से कहीं किसी और जयपुर तक का एक बस की टिकट्स देते हैं एम्प्लॉय को और उसकी फैमिली को फॉर पर्सनल पर्पसेस, तो जितना वो टिकट के चार्जेस किसी और से चार्ज करते हैं वही हम आपसे चार्ज करें, आपकी सैलरी में ऐड करें, ठीक है, वही हम आपको रेलवेज एयरलाइंस वाले एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्टेड है। तो दोबारा बताना। एक सेकंड, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री जर्नीज देते हैं, फ्री जर्नीज रेलवेज एयरलाइंस से है तो एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से है, मतलब ये नहीं है कि रेलवेज कोई भी रेलवेज एयरलाइंस से दे रहा है अगर जर्नीज तो एग्जेम्प्टेड है। अगर किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दे रहे हैं तो जो उसकी टिकट की कॉस्ट एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो हम आपकी सैलरी में ऐड करते हैं। समझ में आ गए? तो आप देखिए हमारे सेकंड कैटेगरी के 5 परक्विजिट्स कौन से हैं। एक जो हमने कल किया था मोटर कार फैसिलिटी, वो कल हो गया था, थोड़ा समझने वाला था। उसके बाद सेकंड हमने आज किया गार्डनर वॉचमैन स्वीपर, वो भी लिखवा रहा हूँ। तीसरा हमने किया गैस इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सेट्रा, वो वाला अभी लिखवा रहा हूँ। उसके बाद हमने किया एजुकेशन वाला, वो भी लिखवा रहा हूँ। एंड 5वां ट्रेवल वाला। तो इसके साथ हमारी सेकंड कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स पूरे खत्म हो जाए, ठीक है जी। तो अब आप सेकंड कैटेगरी का सेकंड परक्विजिट का नाम लिखिए, सेकंड कैटेगरी का सेकंड परक्विजिट का नाम लिखिए। तेरे सेकंड कैटेगरी का कोई नाम है? हाँ लिखवाया तो रखा था सेकंड कैटेगरी, परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, वो वाली चल रही है ना कैटेगरी। तो ये 5 परक्विजिट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है ना। हाँ, हेडिंग लिखिए प्रोविजन बाय द एम्प्लॉयर, प्रोविजन बाय द एम्प्लॉयर of services of a sweeper, of services of a sweeper, gardener, watchman, or any other attendant. A sweeper, gardener, watchman, or any other attendant. लिखना शुरू करिए। Value shall be the, value shall be the actual cost, value shall be the actual cost to the employer, to the employer, that is total amount of salary paid or payable by the employer, that is total amount of salary paid or payable by the employer for such services, for such services as reduced by, as reduced by any amount paid by the employee, any amount paid by the employee, as reduced by any amount paid by the employee for such services. बेटा इस लाइन को मार्क करिएगा, as reduced by से लेके एंड तक। क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको एक, आपके घर पे एक वॉचमैन की फैसिलिटी लगवाई, 10,000 उसकी सैलरी है, तो एक 1,20,000 आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे। लेकिन आपके, हाँ जी 10,000 आपकी, बोलो सारा तक। वीडियो नहीं आ रही है आपकी? अभी 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 ऑन हो जाएगी बेटा। हाँ अब तुम ऐसे पढ़ो आज, ठीक है। तो 10,000 आपकी सैलरी है, तो आपकी सैलरी में 10,000 इंटू 12 करके ऐड हो गया 120, ठीक है। और मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर कहता है कि 2,000 रुपए पर महीने की सैलरी आप पे कर दो, 2,000 रुपए पर मंथ, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, 10,000 का कि 8,000 का?
आपको एम्प्लॉय को बेनिफिट कितने का हुआ एक्चुअली में? 10,000 रुपए का बेनिफिट हुआ पर मंथ या 8,000 का? फिर रिपीट से बताता करना एक बार। हाँ फिर से बताता हूँ। आपके एम्प्लॉयर ने आपके घर पे एक वॉचमैन की फैसिलिटी लगवाई, 10,000 रुपए पर मंथ सैलरी है उसकी, ठीक है। लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि 2,000 रुपए आप दे दिया करो उसके मेरे को, तो आपको बेनिफिट 10,000 का हुआ कि 8,000 का हुआ? 8,000 का होगा। 8,000 का हुआ। तो 8,000। आपकी सैलरी में भी 8,000 ही ऐड होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 10,000 इंटू 12 1,20,000 माइनस 2,000 इंटू 12 24,000, जो बचा वो आपका टैक्सेबल है। तो लास्ट लाइन ये लिखी है, एज रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच सर्विस। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में चलेगा परक्विजिट्स में। बस कल जो हमने एक किया था, जहां पे मैंने वो कार वाला बताया था, थर्ड वाला, जिसमें मैंने बताया था कि वो लेस भी नहीं होएगा, एज इट इज जितने भी महीने हैं उसके लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 1800, 2400, 600, 900। सिर्फ उसको छोड़ के पूरे चैप्टर में अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय पे करता है तो वो लेस होएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब नेक्स्ट परक्विजिट लिखिए। सप्लाई ऑफ गैस, थर्ड परक्विजिट लिखिए, सप्लाई ऑफ गैस कॉमा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कॉमा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। बच्चों टेलीफोन मत लिखना, टेलीफोन अलग से लिखवा हुआ है, उसका स्पेशल है कुछ। अब इसके नीचे टेबल बनाइए 2 कॉलम की, पहला कॉलम सर्कमस्टेंस और राइट साइड में वैल्यू ऑफ परक्विजिट। आप ना नीचे की लेंथ अपने हिसाब से बढ़ाते रहना जितना हो। आपने 2 कॉलम्स बना लिए, जितना आपका बढ़ता रहे कंटेंट, आप उसके हिसाब से लेंथ बना लीजिएगा टेबल की। चलिए फर्स्ट सर्कमस्टेंस और वैल्यू ऑफ परक्विजिट। चलिए अब पहला कॉलम, पहला सर्कमस्टेंस लिखिए, where such supply is made, where such supply is made, where such supply is made from the resources, from the resources owned by the employer, from the resources owned by the employer without purchasing from outside agency, without purchasing them from outside agency। तो राइट साइड में लिखिए, So owned by the employer without purchasing them from outside। मतलब जैसे कि आईजीएल वाले अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, एनडीपीएल वाले अपने एम्प्लॉइज के घर में फैसिलिटी दे रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले अपने एम्प्लॉइज के घर में फैसिलिटी दे रहे हैं, बाहर से बिना खरीदे। राइट साइड में लिखिए, इट शैल बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। It shall be the manufacturing cost per unit incurred by the employer। सेकंड के वो लिखिए, सेकंड circumstance, in any other case, in any other case, राइट साइड में लिखिए, amount paid by the employer, amount paid by the employer to the agency supplying, amount paid by the employer to the agency supplying such gas, electricity or water। Amount paid by the employer to the agency supplying such gas, electricity or water। अब टेबल के नीचे लिखिए बच्चों नोट, ये जो नोट है ये मैं हर के नीचे लिखवाऊंगा जस्ट बिकॉज कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अमाउंट सो डिटरमाइंड शैल बी रिड्यूस्ड बाय, amount so determined shall be reduced by the amount paid by the employee for such facility। Amount so determined shall be reduced by the amount paid by the employee for such facility। तो अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट दिया है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिपीट कर दो।
amount paid by amount so determined shall be reduced by the amount paid by the employee for such facility. चलिए अब फोर्थ परक्विजिट लिखिए, valuation in respect of free or concessional education facilities, to any member of employee's household, to any member of the employee's household. चलिए अब इसके नीचे भी एक टेबल बनाइए, 2 कॉलम की, circumstance and value of benefit To any member of employee's household. Circumstance and value of benefit लिखना शुरू करिए. Where the educational institution. सर 1 सेकंड रुको सर. हाँ जी रुक रहा हूँ आप. सेकंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ परक्विजिट. हाँ, बेनिफिट या परक्विजिट एक ही बात है. चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पहला सर्कमस्टेंस, where the educational institution, पहला सर्कमस्टेंस लिखिए, where the educational institution is itself owned या maintained, by the employer. हाँ जी बोलो, क्या हो गया पूर्वा, अपने आप से बातें कर जा रही हो, क्या बात है. Is itself owned या maintained by the employer. राइट साइड में लिखिए वैल्यू ऑफ बेनिफिट बाय द एम्प्लॉयर. हाँ, राइट साइड में लिखिए द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन in a similar institution in or around the locality. In a similar क्या था? Institution in or around the locality. मतलब सबसे आसपास सेम कॉस्ट क्या पड़ेगी, सेम स्कूल की क्या कॉस्ट पड़ेगी. However, इस कंटिन्यू करिए. However, if the education facilities are provided, to the children of the employee, the value shall be nil. If the cost of such education, the value shall be nil if the cost of such education does not exceed rupees 1,000 per month per child. Rupees 1,000 per month per child. सर इसमें बच्चों का वो नहीं है, लिमिट नहीं है. इसमें ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि 2 बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए. इसमें आप ज्यादा भी कर सकते हो. तो अगर आपके ज्यादा हो गए तो आप परक्विजिट ले लीजिए, वो छोड़ दीजिए, अलाउंस छोड़ दीजिए. चलिए सेकंड सर्कमस्टेंस लिखिए. where free education facilities are allowed in any other institution by reason of his
by reason of his being in employment under this employer. लाइन समझ में आ गई इसका क्या मतलब हुआ? By reason of his being in employment under this employer का क्या मतलब हुआ, समझ में आया? कि आपके एम्प्लॉयर ने बोला आप इस स्कूल में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हो, हमारा टाई अप है स्कूल के साथ, तो उस स्कूल में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, हम देंगे फीस. तो बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट अंडर दिस एम्प्लॉयर, इस एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉयड है इसलिए उसके बच्चे स्कूल में जा सकते हैं. तो राइट साइड बिल्कुल सेम है, तो उसमें लिख दीजिए सेम एज अबव. सेम एज अबव. चलिए अब टेबल के नीचे नोट 1 लिखिए. सर जो इस पे राइट साइड में हमने वैल्यू लिखी है वो Same. मतलब जैसे कि अगर जीडी गोइंका वाला आपने एग्जांपल दिया था, तो जो बाकी स्कूल्स हैं उसमें जो फीस चल रही होगी वो उससे हाँ, ज्यादा. जैसे जीडी गोइंका का ग्रुप में आप काम करते हो और जीडी गोइंका का अपना स्कूल नहीं है, तो उसने बोला लेकिन आप प्रेसिडियम में करा दो अपने बच्चों को, हमारा टाई अप है. तो प्रेसिडियम वालों की जैसे स्कूल की जो फीस और बच्चों के लिए होती है वही आपकी फीस सैलरी में. तो नोट 1 लिखिए. Amount so determined shall be reduced by the amount so determined shall be reduced by the amount paid by the employee if any. Reduced by the Amount paid by the employee if any. Note 2 लिखिए. Note 2. If the employer has provided free education facilities to the employees, if the employer has provided free education facilities to the employees, it will be exempt, fully exempt. अगर एम्प्लॉय की एजुकेशन की बात होती है तो 100% exempt. रिपीट करना सेकंड नोट. If the employer has provided free education facilities to the employees, it will be exempt. सर एक बात बताओ. बोल. सर ये वही सेम चीज होती है जैसे जो एमएनसीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज को एमबीए वगैरह करवाते हैं. हाँ जी सर, एमबीए वगैरह वो जो है ना रिफ्रेशर को, हाँ एमबीए वगैरह तो सेम होती है. मान लो कोई ट्रेनिंग हो गई कि छोटी सी ट्रेनिंग वगैरह होती है वो फुली एग्जेम्प्ट है. हाँ पूरा वही सेम चीज ही है बेटा. जैसे आप किसी कंपनी में लगे हुए हो, आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करिए उसकी उस कॉलेज से और उसकी फीस हम देंगे, तो आपके लिए पूरी एग्जेम्प्ट है. ठीक है श्रेय? जी सर. चलिए थर्ड लिखिए. थर्ड लिखिए. In the case of free education to the employees' children, in the case of free education to the employees' children, if the cost of education exceeds, rupees 1,000 per month per child, if the cost of education exceeds rupees 1,000 per month, then entire amount will be taxable. Then entire amount will be taxable. ये बात समझ में आ गई मैंने क्या लिखवाया कि 1,000 रुपीज का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी. एंटायर अमाउंट को अंडरलाइन कर लीजिए. हाँ जी संजना, समझ आ रही है बात जो मैंने लिखवाई है? हाँ जी सर. चल अब हमारे लास्ट बचा है इसमें परक्विजिट सेकंड कैटेगरी का. लिखिए फिफ्थ परक्विजिट. फ्री और कंसेशनल जर्नी टू द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स. फ्री एंड कंसेशनल जर्नी टू द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिली मेंबर्स. एक टेबल बनाइए, 2 कॉलम्स. पहला कॉलम सर्कमस्टेंस, सेकंड कॉलम वैल्यू ऑफ परक्विजिट. चलिए सर ये आपने पिछली वाले में वैल्यू ऑफ बेनिफिट करके कुछ लिखवा दिया था शायद. तो सेम है सर, बेनिफिट ऑफ परक्विजिट एक ही तो बात होती है. वैल्यू ऑफ बेनिफिट लिखो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट लिखो, वैल्यू ऑफ फैसिलिटी लिखो, एक ही बात है. सर एक बार इसकी हेडिंग रिपीट करना.
हाँ, free or concessional journey to the transport employees and their family members. चलिए बच्चों, अब ना सर्कमस्टेंस नहीं लिखना, तो सर्कमस्टेंस में पहले कुछ एक कॉमन सी लाइन लिखवा रहा हूं मैं आपको, तो 1 नंबर मत लिखिएगा, सर्कमस्टेंस वाले कॉलम में कुछ कॉमन सी लाइन लिखवा रहा हूं, ठीक है? लिखिए, प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द एम्प्लॉय, provision of transport to the employee or to the member of any member of his household, provision of transport to the employee or any member of his household by the employer who is engaged in the carriage of passengers and goods. मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए बात हो रही है, who is engaged in the carriage of passenger or goods. अब सेकंड लाइन, अब नेक्स्ट लाइन से ए या 1 नंबर जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिखिए। सर्कमस्टेंसेस में नीचे ए या 1 नंबर जो भी आप लिखना चाहते हो लिखिए। ये क्या लिखवाया आपने अभी? बेसिकली ये लिखवाया है कि कॉमन लिखवाया है, अब जो लिखवाने जा रहा हूं ना उसके लिए दोनों के लिए कॉमन है लाइंस, कि एक ट्रांसपोर्ट सर्विस एम्प्लॉयर जैसे कि कोई एयरलाइन कंपनी, कोई रेलवे कंपनी या कोई रोडवेज कंपनी अपने एम्प्लॉइज को फ्री जर्नीज दे रहे या उनकी फैमिली मेंबर्स को। सर एक बात बताओ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी तो कुछ मतलब शायद 10 इयर्स में कुछ मिलता है। वो सर वो एलटीसी होता है, वो अलग चीज होती है। यस सर, एलटीसी। हाँ वो भी हम करेंगे, वो अलग, उसका बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, वो अलग चीज होती है, उसको एलटीसी कहते हैं। हर 2 साल में एक बार जा सकते हो बार। हाँ सर, 2 साल नहीं है सर, उसकी कुछ लिमिट और है अब। मतलब वैसे हम मतलब कॉमनली 2 साल ही होती है, हर एम्प्लॉयर अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर देता है। बेसिकली उसको बोला जाता है 4 साल के ब्लॉक में 2 बार जा सकता है, तो हर 2 साल में वो 1 बार जा सकते हैं, उसको एलटीसी कहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन। ये मैं डोंट माइंड सेइंग दिस थिंग, जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो जब घूमते हैं वो इसी पे घूमते हैं, एलटीसी पे, ठीक है ना? चलिए ओके, अब लिखिए फर्स्ट पॉइंट या ए पॉइंट, इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एयरलाइंस एंड रेलवेज। बल्कि श्रेय मैं तेरे से पूछने वाला था, तेरे पापा का होटल में है ना, तो क्या चल रहा है, उनकी क्या स्थिति है उनके होटल की? कौन सा आईटीसी में है ना वो? जी सर, बताओ। क्या कह रहा है, अलग से बताएगा? अच्छा नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, थोड़ी सिचुएशन अभी सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है सर मार्केट में, मतलब पर्टिकुलर। मैं वही पूछा था, होटल इंडस्ट्री वगैरह तो काफी ज्यादा इफेक्ट हुई होगी ना होटल इंडस्ट्री वगैरह तो? सर छोटे होटल्स मेजरली इफेक्ट हुए हैं, बड़े होटल्स इतने नहीं हुए। हाँ मतलब आईटीसी वगैरह वाले तो नहीं इफेक्ट हुए होंगे, बट छोटे वगैरह तो इफेक्ट हुए होंगे, काफी चेंज, काफी फर्क कमरा मिल रहा है वहां पे। कौन सा सर? 2000 में कमरा मिल रहा है वहां पे, जो पहले कितने का था? 15 सर। ओ भाई, तो वही मैं कह रहा था कि यही तो फर्क पूछ रहा था कि कितना फर्क आया। 2-2 हजार पे कमरे मिल रहे, अगर 15 हजार का कमरा, तो फर्क तो खुशी दिख रही है आपके चेहरे पे। खुशी दिख रही है मेरे चेहरे पे, बस मैं ये सोचो कि यार चला तो मैं जाऊं, लेकिन कुछ हो गया, दिक्कत हो गई तो नहीं। वैसे बहुत सस्ते हो गए, ये ग्रैंड भारत है जो मानेसर वाला, वो भी 15-15 हजार का मिल रहा है, जो 30-30 हजार के कमरे थे। सर उसका प्रेसिडेंशियल सूट मेरे ख्याल से 10 का था और वो अब 1 का बेच रहे हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा अलग फर्क आ रहा है, बहुत ज्यादा उसपे चीजें है, काफी डिफरेंस आ गया। चलिए लिखिए, चलता रहेगा। इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एन एयरलाइन और रेलवेज, राइट साइड में लिखिए नील वैल्यू, नो वैल्यू या नील लिख दीजिए। बी पार्ट लिखिए, इन द केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय राइट साइड में लिखिए वैल्यू एट विच सच बेनिफिट is offered by the employer to the public.
value at which such benefit is offered by the employer to the public. तो जितना चार्ज एक मान लो बस वाला है, वो दिल्ली से जयपुर की टिकट आपको दे रहा है फ्री में, तो जितना वो पब्लिक से लेता वही हम आपकी सैलरी में ऐड करते, ठीक है। अब टेबल के नीचे वही नोट लिखिए, इफ एनी अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर सच बेनिफिट, if any amount has been recovered by the employee for such benefit, it will be reduced from the value so determined. सर ये थोड़ा एक बार धीरे बोलना। हाँ जी, वो सेम लाइन है इसलिए तेज बोला। if any amount has been recovered या paid by the employee, then such amount will be reduced from the value so determined. सर ये तो आपने स्टार्टिंग में लिखवाया था, engaged in carriage of passenger। हाँ जी। अब इस लाइन को ना ये क्या ये इसका मतलब बताओ जो लिखवाया था। सर ये लिखवाया मैंने, प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द एम्प्लॉय और टू अ मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड बाय द एम्प्लॉयर हु इज एंगेज इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। फिर मैंने लिखवाया इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एयरलाइन एंड रेलवेज। मतलब क्या हुआ कि अगर कि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हमने पहले भी वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद हो, अलाउंसेस में, आउट स्टेशन अलाउंस में, अगर कोई एयरलाइन वाला, रेलवेज वाला या रोडवेज वाला या वाटरवेज वाला अपने एम्प्लॉइज को जर्नीज देते हैं, फ्री जर्नीज, कि आप यहाँ से वहां चले जाओ, तो अगर तो वो रेलवेज एंड उसके ट्रेन वाले, क्या रेलवेज एंड एयरलाइन वाले, अगर वो एम्प्लॉइज है तब तो एग्जेम्प्टेड है। और अगर कोई और एम्प्लॉइज है तो आपकी जितना वो पब्लिक से चार्ज करते हैं वो हम आपकी सैलरी में चार्ज करते हैं। तो ये बस ऊपर जो पैराग्राफ है उसका मतलब हम बस बेसिकली ये बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट देती है, बस ये लिखवा है उसका, और कुछ मतलब नहीं। इन द एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, मतलब मालगाड़ी वाले या ये सामान ले जाने वाले या लोग ले जाने वाले जो लोग होते हैं, कंपनीज होती है, जब वो सर्विसेज देते, बस ये इतनी बड़ी लाइन में ये लिखा है बस। ठीक हो गया। देखिए बच्चों, अब ना उस पेज पे आइए जहां पे मैंने आपको परक्विजिट शुरू कराए थे, एक बार उस पेज को खोलिए। जब मैंने आपको परक्विजिट शुरू कराए थे तो मैंने आपको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज लिखवाई थी परक्विजिट्स की, ठीक है। पहली कैटेगरी हमारी थी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, वो हो गए हमारे। सेकंड कैटेगरी थी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, वो भी खत्म हो गए। अब जो थर्ड कैटेगरी थी वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर वाली, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, उसकी हेडिंग डालिए, लेकिन उसका क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में ही नहीं है वो बेसिकली, तो हम उसको लिखेंगे नहीं। तो बस आप उसकी हेडिंग डाल दीजिए, या नहीं डालनी तो वहीं पे लिख लीजिए नॉट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स, तो हम उसको नहीं करें। वैसे अगर आप लिखना चाहते हो तो अपनी हेडिंग लिख लीजिए बड़ी बड़ी, और उसके नीचे लिख दीजिए नॉट इन नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आस्क्ड टिल डेट, तो हम उस चीज को नहीं करें। ये टैक्स फ्री वाले में नहीं, स्वेट इक्विटी शेयर, वो शेयर्स वाले में। थर्ड कौन सी है पूर्वा? म्यूट अनम्यूट करो। वाली, हाँ, वो शेयर्स वाली जो भी कैटेगरी है ना, वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स वाली, उसके नीचे लिख लीजिए नो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आस्क्ड टिल डेट। अब आइए फोर्थ वाली कैटेगरी, उसकी हेडिंग दीजिए कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। होता क्या है स्वेट इक्विटी शेयर्स वालों में? होता क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मान लीजिए कंपनी का एम्प्लॉयर, आपको लिखना नहीं बस समझ लो, कंपनी का एम्प्लॉय मतलब कंपनी आपके एम्प्लॉयर, आपको आप एम्प्लॉय हो, आपको शेयर्स दे रहे हैं कंपनी के, ठीक है। मान लीजिए उसका रेट चल रहा है आज की डेट में, इन्फोसिस आपको शेयर्स दे रही है, आप इन्फोसिस में काम करते हो और मार्केट में रेट है 1500 रुपए का, 1500 का रेट चल रहा है मार्केट में, और आपको 1200 में दे रही है, तो इसका मतलब 300 रुपए का तो बेनिफिट हो गया ना आपको। वो 300 मान लो 10 शेयर दिया आपको, तो 300 इंटू 10 करके आपके सैलरी में ऐड कर देते, क्योंकि आपको 300 रुपीज का बेनिफिट होगा। ये होता है स्वेट इक्विटी, ठीक है। मतलब इसमें और भी इफ एंड बट होते हैं बहुत, लेकिन ये बेसिक यही है, बेसिक का उसका क्रक्स यही है, बट ये आपके कोर्स में नहीं, मतलब कह लो इसका आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। अब आप फोर्थ परक्विजिट लिखिए कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। फोर्थ लिखवाया था ना, कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। थोड़ा सा 1 मिनट बताता हूँ सुपर एनुएशन फंड होता क्या है। ये फोर्थ वाला कौन से उसके अंडर है? ये कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी के अंडर है? हाँ, जो ब्रॉड कैटेगरी लिखवाई थी ना फर्स्ट डे पे, 5 कैटेगरीज लिखवाई थी मैंने आपको, तो फोर्थ या फिफ्थ होएगा ये। अच्छा फिफ्थ, हाँ जी सर, फिफ्थ होएगा, मतलब बेसिकली फिफ्थ लिख लो, मतलब फोर्थ लिख लो, एक ही बात है वो तो।
टैक्स फ्री बाद में लिखेंगे, वो बहुत सारे हैं टैक्स फ्री, इसलिए मैं लास्ट कैटेगरी लिखूंगा। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, देखो ये तो सच बात है कि मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है और मैंने आपको 1 लाख दिया था, 1 लाख उड़ा दोगे, ये तो फैक्ट है, जो हाथ में आया वो उड़ जाएगा। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ पैसे आपको ना देके आपके अकाउंट नाम पे जमा करा देता है। जैसे पीएफ क्या है, व्हाट इज पीएफ, कि आपकी सैलरी का 1 लाख का मैं 20,000 रुपए काट लूंगा और वो 20,000 रुपए आप ही के नाम पे मैंने गवर्नमेंट के पास जमा करा दिए कि ये इस बंदे की 20,000 रुपए रख लो, ये इसकी पीएफ है। जिससे क्या है कि आपके हाथ में 80,000 रुपए आए तो आप 80 स्पेंड करोगे और वो 20,000 रुपए तब काम आएंगे आपको जब आपका मतलब कभी बैड टाइम्स चल रही है या कभी आपका आफ्टर रिटायरमेंट। अब आईपीएल है, सट्टेबाजी लगाओगे तुम लोग, अब 80,000 लगाओगे ना, अब 1 लाख नहीं लगा पाओगे तुम, तो इसलिए वो 20। तो वैसे ही एक जैसे कहते हैं ना रिटायरमेंट सही निकल जाए एम्प्लॉय की, क्योंकि देखो मतलब बिजनेसमैन तो अपना जब कमाता है तब वो सेव करता रहता है, लेकिन अब जो सैलरीड पर्सन है वो जब तक कमा रहा है तब तक तो वो राजा है, बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है उसको। लेकिन जिस दिन उसकी सैलरी खत्म हो जाएगी, जिस दिन वो कमाना बंद कर देगा, जिस दिन वो रिटायर हो जाएगा, तब वो अपनी लाइफ को कैसे जिएगा। तो उसके लिए इतने सारे फंड्स बने हैं, जैसे पीएफ है, वो इसी चीज के लिए बना है कि आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ठीक ठाक चल जाए। तो आप हर साल जब तक आप कमा रहे हो उसमें कुछ पैसे डालते रहो, जब आप रिटायर हो गए आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो वैसे ही एक और फंड होता है जिसको कहा जाता है सुपर एनुएशन फंड। हर एम्प्लॉयर नहीं डालता, कुछ एम्प्लॉयर डालते हैं, कोई कंपलसरी नहीं होता। तो अगर आपका एम्प्लॉयर इस फंड में आपके नाम पे एक साल में 1.5 लाख रुपया तक डालता है, 1.5 लाख तक, तब तो वो एग्जेम्प्टेड है। जैसे ही 1.5 लाख को वो मतलब वो करेगा पार कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो ठीक है, जितना पार करेगा उतना, मतलब जैसे मान लीजिए 2 लाख डाले तो 50,000 टैक्सेबल, 1.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपके नाम पे एक साल में सुपर एनुएशन फंड में 2 लाख रुपए डाले तो हम लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन द सुपर एनुएशन फंड इन एक्सेस ऑफ 1.5 लाख 50,000। ठीक हो गया, इतना सही है, बस खत्म हो गया, यही है। तो लिख लेते एक लाइन में इसको, द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन to an approved superannuation fund by the employer in respect of the employee to the extent it exceeds rupees 1,50,000 per annum, to the extent it exceeds rupees 1,50,000 per annum shall be taxable in the hands of the employee. Shall be tax. हाँ जी सर बोलो बेटा, सार्थक एक बार फिर समझाना ये मतलब। जैसे आपको सुपर एनुएशन फंड का मतलब समझ में आ गया कि आपका पैसा ना आपके हाथ में ना देके किसी फंड में डाल दिया, तो इसमें आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डालता है हर साल। ठीक है, अगर उसका कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए तक का है साल का, तब तो वो एग्जेम्प्टेड है। 1.5 को पार करते ही जितना ज्यादा है वो टैक्सेबल। 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा? हाँ, 1.5 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब आप 5th कैटेगरी लिखिए, टैक्स फ्री परक्विजिट्स। अब हम ये ऐसे परक्विजिट्स पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी एम्प्लॉय को मिले, चाहे वो स्पेसिफाइड हो, चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड हो, चाहे कोई भी हो, उसके हाथ में टैक्स फ्री रहेगी, उसको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, अब आप ना इसमें बेसिकली इसको लास्ट में करवाने का मतलब ये है कि जितने भी हमने शुरू से लेकर अभी तक पढ़ा और जहां पे भी हमने पढ़ा विल बी एग्जेम्प्ट, वो सारे यहाँ लिखवाऊंगा एक जगह पे। जैसे कि आपको याद होगा फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इन रिमोट एरियाज इज एग्जेम्प्ट, वो लिखवाऊंगा। 20,000 तक के लोन एग्जेम्प्ट है, वो लिखवाऊंगा। किसी स्पेसिफाइड बीमारी के लिए मिला है, वो एग्जेम्प्ट है, वो लिखवाऊंगा। लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स का यूज एग्जेम्प्ट है, वो लिखवाऊंगा। तो ऐसे परक्विजिट्स जो हम पढ़ चुके हैं वो लिखवाऊंगा। उसके अलावा 1-2 नए और लिखवाऊंगा कि अगर ये मिलता है ये भी एग्जेम्प्ट होते हैं। तो मैक्सिमम 80% 90% अब जो मैं लिखवाऊंगा आपको
वो हमने लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर इसको फिर लिखने का मतलब क्या हुआ? बस इसको एक जगह पे कंसाइज हो जाएगी, टैक्स फ्री परक्विजिट्स आपको एकदम एक साथ मिल जाएंगे। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको मतलब वो सही मदद मिलेगी आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने हेडिंग दी टैक्स फ्री परक्विजिट्स, ब्रैकेट में फॉर ऑल एम्प्लॉइज वाला कर रहे हैं ना। कौन सा? तो ये कैटेगरी तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाली है। नहीं, स्पेसिफाइड वाला सिर्फ सेकंड कैटेगरी था। अच्छा, वो 5, सिर्फ वो 5। फर्स्ट कैटेगरी भी ऑल था, थर्ड वाला भी जो हमने नहीं पढ़ा स्वेट इक्विटी वो भी ऑल के लिए है, जो ये 150 वाला पढ़ा था अभी सुपर एनुएशन वो भी ऑल के लिए है, और अभी टैक्स फ्री भी ऑल के लिए, वो सिर्फ सेकंड कैटेगरी थी हमारी, ठीक है। तो इसके आगे लिखवा भी रहूंगा आपको, टैक्स फ्री परक्विजिट्स ब्रैकेट में लिखिए फॉर ऑल एम्प्लॉइज। ये 5th कैटेगरी चल रही है। फर्स्ट लिखिए, सबसे मतलब इंपॉर्टेंट मार्क करिए फर्स्ट को। ये नया पॉइंट लिखवा रहा हूं, ये अभी हम टैक्स फ्री परक्विजिट्स के बाद आज हमारा लास्ट काम यही होएगा, इसको डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो ये आप लिख के मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अभी 10-15 मिनट बाद इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर। सर ये वाला पॉइंट तो पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट है ना? आज जो हमने किया है नहीं सर, ये 5th वाला टैक्स फ्री मतलब ये भी थियोरेटिकल है, और वैसे आज जो हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट सारा थियोरेटिकल ही है, तभी तो मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको, वरना मैं 24 घंटे पकड़े होके पढ़ाता हूँ आपको। तो मैंने कहा आज फायदा उठा लेते, बैठ के पढ़ा लेते। चलिए आइए, तो सबसे पहला लिखिए मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट। मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल रीइंबर्समेंट, लिखिए इसकी डिटेल में। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए, पढ़ेंगे अभी 10 मिनट बाद पढ़ेंगे इसको, 5-7 मिनट बाद। मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय or any member of his household in a hospital, dispensary, nursing home maintained by the employer shall be exempt. रिपीट करना। Medical facility provided to an employee or any member of his family or household in a hospital, dispensary or nursing home maintained by the employer shall be exempt. अभी डिटेल में पढ़ेंगे, इस वाले को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब सेकंड नंबर डिस्पेंसरी के बाद नर्सिंग होम मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का है। सेकंड लिखिए, जैसे आपको पता है एमएनसीज वगैरह में क्या होता है, पूल टेबल लगी हुई होती है, ठीक है ना। अब वैसे तो पूल टेबल खेलने जाओ अगर पूल, तो कई बड़े घंटों के हिसाब से पैसे लगते हैं, लेकिन पूल टेबल की फ्री फैसिलिटीज होती है, स्नूकर वनूकर सब फ्री होते हैं। इनको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज कहते हैं, ठीक है ना। दो एमएनसीज में तो एक फ्लोर होता है कि जी आप अगर थक रहे हो तो ऊपर चले जाओ, आराम से जाके अपना एंजॉय कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। तो वो फैसिलिटीज अगर एम्प्लॉइज मिलते हैं तो वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सेकंड लिखिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। थर्ड इंपॉर्टेंट मार्क करिए ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे अभी श्रेय ने पूछा भी था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि आप जाके एक ट्रेनिंग कोर्स कर लो और उसका पेमेंट सारी एम्प्लॉयर करेगा, हम करेंगे, तो वो पूरा एग्जेम्प्ट होता है एम्प्लॉय के लिए। सर थर्ड पॉइंट रिपीट करना एक बार। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड वाला बताना एक बार। सेकंड वाला भी बताना, मिस हो गया वो। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। बड़े बड़े एमएनसीज जैसे गूगल टाइप है, मेरे को इंडिया में नहीं पता कोई ऐसी है कि नहीं, उनके तो कैंपस में, हाँ शायद इन्फोसिस में है, वो भी होते हैं, बैडमिंटन कोर्ट भी होते हैं, साइकिलिंग कोर्ट भी, साइकिलिंग वो भी होता है, मतलब बना हुआ होता है कि आप वहां पे साइकिलिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। तो फोर्थ हो गया यूज ऑफ हेल्थ क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज। यूज ऑफ हेल्थ क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज। बेटा फिफ्थ को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। आपको याद होगा टेलीफोन अलाउंस, अगर याद नहीं है तो आप देख सकते हैं पीछे, टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। टेलीफोन अलाउंस की पूरा टैक्सेबल है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपके घर में फोन लगवाता है या मोबाइल आपको देता है,
चाहे वो आप अपने नाम पे लेके दे रहा हो या आपको कहता हो कि आप उसको इसका बिल पे कर दो, हमसे रीइंबर्समेंट ले लो, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो। अगर टेलीफोन की फैसिलिटी है तो वो फुली एग्जेम्प्ट है। टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, लेकिन टेलीफोन की फैसिलिटी फुली एग्जेम्प्ट है। इसलिए याद करो, जब आपको मैं गैस वाला पॉइंट लिखवाया था, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो मैंने टेलीफोन वाला नहीं लिखवाया था, क्योंकि टेलीफोन इज अ फुली एग्जेम्प्टेड परक्विजिट। ठीक है, जब मैंने आपको गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर लिखवाया था तो मैं टेलीफोन भी तो लिखवा सकता था कि एमटीएनएल के एम्प्लॉइज के घर, एमटीएनएल अपने एम्प्लॉइज के घर में टेलीफोन लगवा रहा है, लेकिन वो फुली एग्जेम्प्टेड है, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखवाया। ठीक है, समझ में आई बात? तो अब लिखिए, पॉइंट लिखिए, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग अ मोबाइल फोन। Actually incurred on behalf of the employee. Actually incurred on behalf of the employee by the employer. ये किससे बातें कर रही है बेटा? मैं आपको बोल रही हूँ, रिपीट करो हेडिंग। हाँ तो म्यूट कर रखा था, आवाज नहीं आ रही थी क्या? अब रिपीट कर देता हूँ, हाँ रिपीट करो। यूज सॉरी, एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन actually incurred on behalf of the employee by the employer. बच्चों इसमें ना एक मिनट यहाँ देखिएगा, दो चीजें हो सकती है। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एमटीएन किसी कंपनी ने एक जियो का आपके घर पे लैंडलाइन फोन लगवा दिया है, ठीक है, और उसका वो कंपनी के नाम पे है, तो उसका बिल तो कंपनी दे करेगी, बात ही खत्म हो गई, तब भी वो एग्जेम्प्टेड है पूरा का पूरा। और मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर कहता है कि आप अपने घर में जियो का फोन लगवा लो, उसका बिल मैं पे कर दूंगा, तो मॉनेटरी परक्विजिट बन गया, तब भी एग्जेम्प्टेड है। मतलब फोन का पूरी की पूरी फैसिलिटी, चाहे वो मॉनेटरी हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, वो पूरी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कहता है जी आपको हम हर महीने 500 रुपए फोन के अलाउंस के नाम के देंगे, मोबाइल अलाउंस, तो वो पूरा टैक्सेबल हो जाए। समझ में? ऐसे ऐसे ध्यान करना, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो वो पेज खोल सकते हो आप। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है। लेकिन अभी मैंने लिखवाया कि अगर मेडिकल फैसिलिटी है और वो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फर्क देख रहे हो? मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में हो रही है या नर्सिंग होम या डिस्पेंसरी में हो रही है तो वो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो ये फर्क है, मतलब चीज बेनिफिट एक ही है, एम्प्लॉयज की वो हेल्थ के बारे में ही है, लेकिन उसका वो जो है ट्रीटमेंट बदल जाएगा। तो एक दिन श्रेय ने एक मेरे से क्वेश्चन पूछा था पहले कि सर हम अपने एम्प्लॉयर के साथ बैठ के ये डिस्कस नहीं कर सकते? बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट लगता है आप अपना पैकेज उस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। सर टेलीफोन का जैसे आपने बताया अलाउंस और ये अलग चीज है, जैसे टेलीफोन का बिल होगा वो फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर अलाउंस ही हो, मतलब कंपनी स्पेसिफाई करेगी कि टेलीफोन अलाउंस, कंपनी ने, हाँ कंपनी ने तेरे को जब तेरा पैकेज बनाया तो कंपनी ने बोला कि तुम्हारा बेसिक पे इतना है, तुम्हारा डीए इतना है, तुम्हारा मेडिकल अलाउंस के नाम के 500 रुपए हम आपको दे रहे हैं। मतलब हम आपको दे रहे हैं कि सॉरी उसके टेलीफोन के, कि आपका 500 रुपए का महीने का टेलीफोन का खर्चा आता है, जितने का भी होता है 500 रुपए हम लेस करें, और मान ले तेरे पास टेलीफोन नहीं भी है तब भी कंपनी दे रही है तेरे को, ठीक है, तो वो फुली टैक्सेबल है। अच्छा अब आप पूछ रहे कि हाँ वो मेंशन होता है, हाँ जी हाँ जी, जब कंपनी आपको हर साल एक सैलरी शीट देती है, सैलरी शीट, उसमें जिस नाम को उसने लिखा हुआ है वही आपके लिए, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बेसिक पे के नाम से दे दो सारा या मुझे परक्विजिट के दे दो, वो नहीं बोल सकते। जो कंपनी ने आपकी सैलरी शीट बनाई है उसी हिसाब से दे सकते, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी तो देखेगी ना मुझे किसमें फायदा हो रहा है, मैं परक्विजिट दूं या मैं इसको क्या दूं, क्योंकि उसके भी टैक्सेस अलग अलग होते हैं, कंपनी के अपने टैक्सेस होते हैं, वो तो हम नहीं पढ़ रहे। अब कंपनी को मान लो परक्विजिट पर ज्यादा टैक्स लग रहा है तो वो परक्विजिट क्यों देगी आपको, वो आपको अलाउंस के नाम से देगी। तो अभी हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, कंपनी की टैक्सेशन अलग होती है। अलाउंस मतलब टेलीफोन अलाउंस हमें तब भी मिलेगा जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे टेलीफोन, लेकिन वो हाँ अब कंपनी ने आपको मेडिकल अलाउंस दिया कि मैं आपको हर साल आपके और आपकी फैमिली के लिए 10,000 रुपए मेडिकल के दे रही हूँ, भगवान की आपके ऊपर कृपा है कि आपके घर में कोई बीमारी नहीं पड़ा, तो आपके 10,000 रुपए बच गए, तो वो आपके जेब में आ गए। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी तो तभी मिलेगी ना जब कोई बीमार पड़ेगा, कि जी आप आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, आप उस हॉस्पिटल में चले जाओ, बिल मैं दे दूंगा। तो फैसिलिटी में यहाँ पे फर्क आ जाता है, और अलाउंस तो आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलना ही है। अब आपके बच्चों के नाम के कंपनी ने आपको 500 रुपए पर मंथ दे दिया, और पता चला आपके बच्चे तो है लेकिन आप उनको स्कूल ही नहीं भेजते, वो तो आप 500 रुपए खा गए। लेकिन मान लो अगर आप उसको कंपनी परक्विजिट देती तो वो कहती पहले बच्चा दिखा जा रहा है तेरा स्कूल में,
तब तो मैं तेरे को पैसे दूंगी, इस बच्चे की मैं एजुकेशन फंडिंग कर देती हूँ। लेकिन तूने बच्चे पैदा इसलिए किया कि तेरे को स्कूल तो भेजना नहीं, तू बस अलाउंस लेता रहे हमसे, बैठ गया है फैसिलिटी, तो वो नहीं लेता। इस तरीके से डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने लिखा टेलीफोन, और आपने उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। हाँ जी बेटा। मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है इसमें? सेम सर वही? ये मैं बताता हूँ आपको सर, हर केस में अलग है। मतलब आप वैसे कौन है, स्पाउस, पेरेंट्स और बच्चे, ये होते हैं। लेकिन हमें बहुत जगहों पे ना, मतलब आप छोड़ दो, इतना टेक्निकल मत जाओ। किसी में स्पाउस है, स्पाउसेस नहीं है, ठीक है। किसी में पेरेंट्स है, पेरेंट्स नहीं है किसी में। तो ये ना बहुत मुश्किल, बहुत अलग अलग का अलग अलग है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। क्वेश्चन आएगा तो बस वो ज्यादा से ज्यादा वो लिखा हुआ आएगा, वो खुद के लिए या उसके स्पाउस के लिए, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं। वैसे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं तो किसी एक ही जैसे सैलरीज में ही एक जगह में स्पाउसेस वर्ड लिखा हुआ है, एक में स्पाउस लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इतना डिटेल में आप मत जाओ। और ग्रेजुएशन लेवल में तो बिल्कुल ही मत जाओ। अगर सीए वगैरह हो चलो एक बार सोच भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा गलत बना रखा है कि उन्होंने हाउस होल्ड के मतलब ही अलग बदल दिए। अच्छा, कहीं पे डिपेंडेंट है, कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने एक जगह सर्वेंट पढ़ा था, कई मैक्सिमम जगहों पे सर्वेंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये है थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए, अब आप नेक्स्ट पेज लिखिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड, जो अभी पढ़ा हमने। To the extent it does not exceed. सर एक बार रिपीट करना, नेट चला गया। Employers contribution to superannuation fund, जो अभी पढ़ा हमने, to the extent it does not exceed rupees 1,50,000 per annum. अगर 1.5 लाख तक है तो एग्जेम्प्ट है, यही पढ़ा था ना अभी हमने। To the extent it does not exceed rupees 1,50,000 per annum. देखिए, अभी तक हमने सारे वही पढ़े जो हम पढ़ चुके हैं, वही लिखे अभी तक हमने सारे, है ना। आगे चलते हैं। प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर। सर आप उसके पॉइंट्स ही लिखवा रहे हो क्या? हाँ जी सर आप पॉइंट्स ही लिखवा रहे हो क्या? वहीं से मतलब कुछ पुराने वाले हैं, कुछ नए भी। अब जो लिखवा रहा है वो नया पॉइंट है, कुछ सिमिलर, कुछ पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं पढ़े। प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर ऑन एन एक्सीडेंट पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉइज। पहले जो हमने बच्चों पढ़ा था प्रीमियम वाली पॉइंट, एक पढ़ा था हमने परक्विजिट, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात हो रही थी। काफी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉइज के नाम पे एक्सीडेंट पॉलिसीज ले लेते हैं, ये अलग होती है। एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आपकी फैक्ट्री में काम करते हुए किसी एम्प्लॉय के साथ कोई घटना घट जाती है तो उसका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी देगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्सेबल होता है, हमने पढ़ा था। एक्सीडेंट पॉलिसीज एग्जेम्प्ट होती है। अब देखो, जो आपको मैंने पहले दिन बोला था कि इनकम टैक्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, वो इसी वजह से। ये ना जैसे कहते हैं ना मकड़ी का जाला होता है, इसका बेसिकली इसको कहा जाता है इट्स अ कॉब वेब। एक मतलब इतना सा चेंज, लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट टैक्सेबल है, एक्सीडेंटल एग्जेम्प्ट है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, यही क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करती है। इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट यू विल स्टडी। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, स्कॉलरशिप ये वाला पॉइंट। प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर on the accident policy taken in the name of employees. सर ये वाला पॉइंट रिपीट करना ये अभी तो किया। प्रीमियम पेबल बाय द एम्प्लॉयर on the accident policy नेक्स्ट वाला क्या? taken in the name of employees. अब मैं हर पॉइंट 6 बार बोलूंगा, ठीक है, सब बच्चों का एक एक हो गया। स्कॉलरशिप वाला अब उसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप वाला कह रहा था सर। हाँ, स्कॉलरशिप वाला बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप गिवन टू द एम्प्लॉइज चाइल्ड। बहुत सी कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉइज के बच्चों का कॉम्पिटिशन वगैरह कराती रहती है और स्कॉलरशिप्स देती रहती है। तो मान लीजिए आप किसी एलआईसी में लगे हुए, जैसे एलआईसी कॉर्पोरेशन में लगे हुए हो, और एलआईसी ने आपके बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी, तो वो आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगी। जितना भी स्कॉलरशिप आपके बच्चों को आपकी कंपनी ने दी है, दैट इज एग्जेम्प्ट। स्कॉलरशिप गिवन टू द एम्प्लॉइज चाइल्ड। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 9th पॉइंट, food and beverages provided to the employees. Food and beverages provided to the employees during the working hours
at office or business premises during the working hours at office or business premises provided the value of such meals is ₹50 per meal. याद आ रहा होगा आपको? Provided the value of such meals is ₹50 per meal. 50 के बाद वो टैक्सेबल हो जाता है. टेंथ पॉइंट लिखिए, लोन टू द एम्प्लॉइज not exceeding ₹20,000 per annum. Loans to the employees not exceeding ₹20,000 per annum. Or the loans for the medical treatment of the diseases specified in Rule 3A. बेटा नेक्स्ट लिखिए, जैसे अगर आपको पता होगा, आपको याद होगा, मैंने आपको एक फॉरेन अलाउंस कराया था कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंडियन सिटीजन को बाहर जाके सर्विस देने के नाम पे कोई अलाउंस देती है, तो वो सारे अलाउंसेस टैक्स फ्री थे, ठीक है ना, सारे के सारे एग्जेम्प्टेड थे. वैसे ही अगर कोई कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने किसी इंडियन सिटीजन को बाहर जाके कोई भी परक्विजिट देती है, मतलब बाहर जाके सर्विसेज देने के, वो भी टैक्स फ्री. तो बेसिकली अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयड हो और बाहर सर्विसेज दे रहे हो, तो आपका सब कुछ ही एग्जेम्प्टेड है. चलिए नेक्स्ट लिखिए, परक्विजिट्स प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया. इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, परक्विजिट्स प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया. इसकी डिटेल लिखिए, perquisites provided by the government to its employees. Perquisites provided by the government to its employees who are citizens of India, and are rendering services outside India. Next लिखिए 12th, rent free house or conveyance facility provided to the judges of Supreme Court or High Court. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर कोई घर मिला रहने के लिए या आने जाने के लिए कोई गाड़ी मिली है, तो वो टैक्स फ्री होती है. नेक्स्ट लिखिए, residence to officials of parliament etc. Residence to officials of parliament etc. Residence to officials of parliament etc. 14th लिखिए, accommodation in a remote area. अगर आप किसी रिमोट एरिया में ट्रांसफर किए गए हो, वहां पे आपको घर मिल रहा है, तो आप उसका आरएफए जो निकालते हैं, हम निकालना सीखा था, वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा. अगर क्वेश्चन में लिखा हो रिमोट एरिया है, बहुत ही मुश्किल, बड़ी दूर चला गया वो, तो एग्जेम्प्टेड, वरना तो हमने सीखा ही था आरएफए. रिमोट एरिया की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती. नहीं, हमें कुछ डेफिनेशन नहीं करनी, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है. नेक्स्ट लिखिए, यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द एम्प्लॉयर. हमने पढ़ा था यूज ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स. चलिए बेटा, अब इसके साथ हमारे परक्विजिट्स खत्म हो जाते हैं. ठीक है, अब हमारा परक्विजिट्स खत्म हो गया. बस जो अपने मेडिकल फैसिलिटी वाला पॉइंट लिखा है, इसी में पहला पॉइंट,
उसको डिटेल में देख लेते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होएगा, इसके साथ हमारे परकोसिस भी खत्म हो जाएगा, हमारा 60-70% चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मतलब हाँ अभी भी बचा है, अभी भी 50-40% बचा है, लेकिन कोई नहीं, मतलब हमारा काफी बड़ा चैप्टर का पार्ट खत्म हो गया। तो अब आप एक बड़ी हेडिंग, एक मिनट, अब आप एक बड़ी सी हेडिंग दीजिए, बड़ी सी हेडिंग दीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। एक सेकंड। ओके बच्चों देखो, मेडिकल फैसिलिटी जो है वो या तो इंडिया में दे सकते हैं, और हो सकता है आप मतलब भगवान ना करे आपको ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिसके लिए आपको इंडिया के बाहर जाके इलाज कराना पड़ता है। तो पहले हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने पहले लिखा ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, तो इसके नीचे एक सब हेडिंग बनाइए, ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया। अब ना मैं लिखवाते हुए साथ साथ पढ़ाऊंगा, कुछ इसमें ना डिटेल नहीं है, मतलब है बहुत, बस एक एक लाइन ही है। लिखिए, इन द फॉलोइंग केसेस द मेडिकल फैसिलिटीज और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, in the following cases the medical facilities or reimbursement of medical expenses in India will be considered to be tax free. In India will be considered to be tax free. First लिखिए, the value of any medical treatment, the value of any medical treatment provided to the employee or any member of his household, provided to the employee or any member of his household in any hospital, dispensary or nursing home maintained by the employer himself. एक बार रिपीट करना। हाँ जी, the value of any medical treatment provided to an employee or any member of his family or household in any hospital, dispensary, nursing home maintained by the employer himself. मतलब क्या हुआ, अगर एम्प्लॉयर का खुद का कोई हॉस्पिटल वगैरह है जिसमें एम्प्लॉय के या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर का इलाज होता है और एम्प्लॉयर कोई पैसा नहीं लेता उससे, तो वो टैक्स फ्री है। अंडरलाइन कर लीजिए, मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ। सेकंड लिखिए, if the treatment is carried out in any hospital, if the treatment is carried out in any hospital maintained by the government or any local authority, जैसे लोकल अथॉरिटी आजकल ये हो गए ना, आंगनवाड़ी जो बन रहे हैं, ये आजकल लोकल अथॉरिटी जैसे हो गए ना हॉस्पिटल, या ये मोहल्ला क्लिनिक हो गए, ये गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज हो गए ना। तो अगर एम्प्लॉयर आपका आपके या आपकी फैमिली का इलाज किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा देता है, तो जितना भी खर्चा आपके ऊपर लगाया है उसने, वो सारा एक्सेप्ट। अगर आपको याद हो वो बीमारियां जो थी मैंने बताई थी ना, कुछ बीमारियां स्पेशल होती है, अगर उन बीमारियों के लिए आपका एम्प्लॉयर आपका कोई इलाज कराता है, चाहे अपने हॉस्पिटल में, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, चाहे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब भी एक्सेप्ट। क्योंकि पहले हमने बताया था वो बीमारियां स्पेशल होती है। अब पहले बंदा परेशान है, अब हम उसको टैक्स लेके और परेशान करें, तो ऐसा नहीं करते गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, वो किसी भी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट है। तो थर्ड लिखिए, इफ द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन सेकंड का पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट सेकंड क्या है? सेकंड बताया ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल लिख दे। हाँ मतलब ये पॉइंट है ना, इफ द ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, बस यही है। हम यही तो देख रहे हैं कि कहाँ का एग्जेम्प्टेड है। पहला हमने देखा एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, सेकंड देखा गवर्नमेंट का है, थर्ड लिख रहे हैं वो स्पेशल डिजीजेस के बारे में। तो थर्ड लिखिए, सच एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड
in respect of diseases or ailments, in respect of diseases or ailments as prescribed in Rule 3A. मुझे पता नहीं आपको ये पता है कि नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ना हेल्थ स्कीम चलती है, CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें वो क्या कहती है कि आप अपने एम्प्लॉइज का, कोई भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा सकते हैं और वो एक CGHS का कार्ड बन जाता है। फिर उस कार्ड के बेसिस पे कुछ अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे जाके आप अपना इलाज करा सकते हो और आपको उस पे कोई खर्चा वर्चा नहीं देना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस, इट इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस कि आपका एक तरीके से कंपनी प्रीमियम देती रहती है उस कार्ड का, CGHS स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम का, और आप उस कार्ड के बेसिस पे कहीं पे भी जाके इलाज करा सकते हो। हर एम्प्लॉयर नहीं करता, कुछ एम्प्लॉयर्स करते हैं। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके नाम पे वो प्रीमियम पे कर रहा है CGHS हेल्थ स्कीम का, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसको कहते हैं CGHS का, तो वो प्रीमियम जितना भी पे कर रहा है वो सारा एग्जेम्प्टेड। समझ में आ गई बात? चलिए देखिए अब नेक्स्ट, एनी पोर्शन ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फोर्थ पॉइंट, any portion of insurance premium paid by the employer for the insurance of the health of the employee, paid by the employer for the insurance of the health of the employee under the scheme approved by central government, under the scheme approved by central government और IRDA। कोई बताएगा IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है? पता होनी चाहिए आप लोगों को। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, हाँ बिल्कुल सही बोलिए आपने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। तो अगर IRDA अप्रूव करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, वो एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई, यहाँ देखिए फिफ्थ पॉइंट, अगर आपने खुद दे दिया इंश्योरेंस इस CGHS स्कीम में, लेकिन आपका बाद में एम्प्लॉयर ने रीइंबर्समेंट कर दिया, ठीक है, CGHS स्कीम का इंश्योरेंस आपने दे दिया बट आपके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। तो देखिए लास्ट पॉइंट, एनी रीइंबर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर on by the employer of any insurance premium paid by the employee for the insurance of his health, for the insurance of his health or the health of any of his family member, or the health of any of his family member under a scheme approved by central government, under a scheme approved by central government or IRDA। अब बच्चों अगर आपने नोटिस किया हो, हम इधर देखिएगा हमने क्या क्या कवर कर लिया। अगर हॉस्पिटल, इधर देखिए, एम्प्लॉयर का एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट का एग्जेम्प्ट है, स्पेशल बीमारियों के लिए एग्जेम्प्ट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एम्प्लॉय हो, आपने किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लिया, ये भी तो हो सकता है, और आपका एम्प्लॉयर उधर के खर्चे दे रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के, या आपने खर्चा भी बियर कर लिया और वो उसकी रीइंबर्समेंट दे रहा है, ये भी तो पॉसिबल है कि नहीं। ये थोड़ी है कि आप बीमार हुए हो तो आप गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ही ढूंढोगे या आप एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल ही ढूंढोगे, नहीं, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा के या तो रीइंबर्समेंट ले लेते हो या आपका एम्प्लॉयर ही पे कर देता है, तो पिछले से पिछले साल तक 15,000 रुपए की एग्जेम्पशन वहां पे भी थी कि आपका एम्प्लॉयर अगर आपका इलाज कराता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, 15,000 रुपए वहां पे एग्जेम्प्ट थे, या आप खुद अपना इलाज कराते हो और रीइंबर्समेंट ले लेते हो तो 15,000 रुपए की एग्जेम्पशन वहां पे भी थी, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर जब आपका 40,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आई थी, जो इस साल 50,000 रुपए की हो गई, लास्ट ईयर 40,000 की थी, इस साल 50,000 की हो गई, तो ये वाली डिडक्शन, ये वाली एग्जेम्पशन विड्रॉ कर, तो दो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई। एक वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाली जो 1,600 रुपए पर मंथ वाली थी, जो दैट कम्स आउट टू बी 16,000 पर एनम,
10 महीनों का लगा लिए तो 16,000 हो गया, 12 मतलब 18,000 टोटल हो गया, टोटल 18,000, और ये वाली 15,000। तो बेसिकली जो आपको 50,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है वो एक तरीके से ये दो चीजें विड्रॉ करके मिल रहा है। बट हाँ ये है कि वो 50,000 का सबको मिल रहा है, चाहे आपके कोई बीमार हुआ या नहीं हुआ, वो सबको बेनिफिट मिल रहा है। तो ठीक है, अब ये नोट लिखवा रहा हूँ मैं अब आपको कि सुनिए, पहले सुनिए कि अगर आप अपना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते हैं एम्प्लॉय, उसका बिल या तो एम्प्लॉयर पे करता है या रिइंबर्समेंट करता है, वो अब पूरा का पूरा टैक्सेबल है, अब 15,000 की एग्जेम्पशन नहीं। ठीक है, तो लिखिए टिल असेसमेंट ईयर 18-19 an exemption of rupees 15,000 15,000 an exemption of rupees 15,000 was available in case of reimbursement of medical expenses incurred by the employee in any other hospital not maintained by the employer or government, comma, but with the introduction of standard deduction of rupees 50,000, standard deduction of rupees 15,000, sorry 50,000 50,000 under section 16(1)(a) comma, the exemption of rupees 15,000 has been withdrawn. The exemption of rupees 15,000 has been withdrawn. बेटा इस पूरे को ना एक नोट बना के एक बॉक्स में डाल दीजिए। अब ये था इंडिया में, ये तो था इंडिया में जो हुआ। अब एक नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड, ये सारा इंडिया का पड़ा है ना। लास्ट है आज का, 5 मिनट्स बचे हैं मेरे पास, 5 मिनट्स के टॉपिक। अरे सर, हाँ लास्ट टॉपिक है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम बाहर जाके इलाज कराते हैं तो किस किस तरीके के खर्चे हो सकते हैं? मतलब जो बाहर जाके जब इलाज करा रहे हैं तो किस किस तरीके का एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर? रहने का, रहने का, तो आने जाने का, ट्रांसपोर्ट, फिर बाहर जाके इलाज कराने का, और फिर बाहर जाके स्टे रहोगे भी तो कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं? तो 3 तरीके के खर्चे होते हैं। सुनना सुन। अच्छा बाहर कोई ऐसा तो है नहीं कि जी नॉर्मल छोटी सी बीमारी हुई है, बुखार हुआ, बाहर चल देगा। बाहर तो बड़ी बीमारियों के लिए जाएगा ना, जिसका इलाज इंडिया में पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई बंदा बाहर जाके इलाज कराता है तो जितना भी एक्सपेंस उसका उसकी बीमारी में लगा है और एम्प्लॉयर बियर करे, जितना भी एक्सपेंस उसका बीमारी में लगा है और एम्प्लॉयर बियर करे, वो एग्जेम्प्ट होगा अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो लिमिट स्पेसिफाई कर रखी होगी तब तक एग्जेम्प्ट होगा उतना। मान लीजिए हर बीमारी का, अब आप घबराइए मत, मैं नहीं लिखवाऊंगा आपको, आप सिर्फ सुन लीजिए। हर बीमारी का आरबीआई ने ना लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है कि मान लो आपको कैंसर है और अगर आप बाहर जाके यूएस में इलाज कराते हो तो आपका इतना बिल आना चाहिए। मान लो 2 लाख का बिल आना चाहिए और आप 20 लाख क्लेम कर रहे हो, तो वो तो बात नहीं चलेगी ना। तो आरबीआई ने लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, तब तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल। ऐसे ही आपके जाने का और आपके साथ एक अटेंडेंट का रहने का भी आरबीआई ने बता रखा है कि इतना इतना इस कंट्री में रहने का वो आना चाहिए। अब आप सोचो कि चल मेरा तो छोटा सा किडनी का ऑपरेशन है, पूरे परिवार को ले चलते घूम फिर के आ जाएंगे, जरा बिग बेन दिखाएंगे वहां पे, ऐसी हरकत नहीं करनी। तो एक ही अटेंडेंट बाहर जाएगा, सिर्फ एक अटेंडेंट, उसका एग्जेम्प्ट है। अब देखो बाहर बाहर इलाज कराने का और रहने का तो एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। अब आना जाना जो है उसकी टिकट भी लगेगी। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आने जाने की टिकट एम्प्लॉयर भी आपकी फंड करता है तो वो तभी एग्जेम्प्ट की जाएगी जब आप बहुत छोटे एम्प्लॉय, बहुत छोटे कैटेगरी,
और बहुत छोटे कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि आपकी टोटल एक साल की इनकम 2 लाख रुपए तक की है सारे सोर्सेस की मिला के। अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो साल के सारे सोर्सेस की मिला के पूरी इनकम मिला के, तब तो आपका आने जाने का भी एग्जेम्प्ट कर देगा, ठीक है। और अगर आप 2 लाख को क्रॉस कर जाते हो तो आने जाने का टैक्स है, तो आने जाने की जितना टिकट का खर्चा आपके एम्प्लॉयर ने बियर किया है वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। समझ में आ गई? देखो बच्चों 5-7 लाइनें हैं, अगर लिख लोगे तो आज हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन है वो नहीं कराऊंगा, वो कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में मंडे को। बोलो है 5-7 मिनट है, लिख ले, ठीक है। 5-7 मिनट ही लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगा। तो लिखिए चलिए, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, the following expenditure incurred by the employer on the treatment of employee or his family members outside India is also a tax-free perquisite. Is also a tax-free perquisite. नीचे लिखिए पॉइंट 1, एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब ये ना हाफ पेज पे लिखना, एरो बना के राइट साइड में लिखिए कि कितना अमाउंट है, ठीक है। तो हाफ पेज पे लिखना एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। Expenses on medical treatment of the employee or any member of his household outside India. एरो बना के लिखिए राइट साइड में, टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI, टैक्स फ्री टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय RBI। सेकंड पॉइंट लिखिए, expenses on stay abroad of the employee or any member of his household with one attendant who accompanies patient, with one attendant who हाँ जी, expenses on stay abroad of the employee or any member of his household with one attendant who accompanies the patient. राइट साइड में वही लिखो ऊपर वाले, टैक्स फ्री अप टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय RBI। उसके नीचे थर्ड पॉइंट लिखिए, ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑफ पेशेंट and one attendant, travel expenses of patient and one attendant। राइट साइड में लिखिए टैक्स फ्री, राइट साइड में लिखिए टैक्स फ्री ओनली इफ ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स फ्री ओनली इफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एडिंग ट्रेवल एक्सपेंडिचर, ग्रॉस टोटल इनकम before adding travel expenditure does not exceed, underline करिए, does not exceed 2 lakhs per annum। does not exceed। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन जो है वो मैं आज नहीं करवा रहा, एक 5 मिनट का ही है वैसे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले मतलब शुरुआत में करेंगे। बस नीचे नोट लिख लीजिए, मेडिकल अलाउंस इज हाउएवर फुली टैक्सेबल, मेडिकल अलाउंस इज हाउएवर फुली टैक्सेबल। अब आप एक बार ना सैलरीज का जो फर्स्ट पेज लिखवाया था, जब मैंने आपको बहुत सारे आइटम्स लिखवाए थे वो खोलो एक बार। सैलरीज का जो फर्स्ट पेज लिखवाया था जिसमें मैंने लिखा था कि 5 कैटेगरीज होती है, मिला फर्स्ट पेज? तो उसमें हमने पहली कैटेगरी बेसिक आइटम्स लिखे थे, वो हो गई। सेकंड कैटेगरी अलाउंसेस लिखे थे, वो सारे हो गए। थर्ड कैटेगरी परक्विजिट्स लिखे थे, वो सारे हो गए। फोर्थ कैटेगरी क्या लिखी थी? रिटायरमेंट बेनिफिट्स।
अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, कल छुट्टी, ठीक है, मंडे को क्लास है, ठीक है जी, 6 बजे ही है। मैं आपका सुनो मेरी बात, सितंबर रोज क्लास लूंगा, अक्टूबर से थ्राइस अ वीक ही रहेगी, ठीक है, अक्टूबर से थ्राइस अ वीक हो जाएगी। सितंबर में मेरे पास टाइम भी है, और आपको पता है फिर अक्टूबर में क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा, तो अभी जब टाइम है तो उसको ग्रैब कर लेते हैं, हमारा सैलरीज खत्म हो जाएगा। फिर वीकेंड तो छोड़ अभी के मंडे को 6 बजे क्लास होगी, हम अपना रिटायरमेंट बेनिफिट टॉपिक शुरू करेंगे, और इसका एक जो क्वेश्चन है वो करेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, आपका होमवर्क क्या, आपका सिर्फ होमवर्क ये है कि अभी तक के सारे प्रोविजंस, आपको कोई क्वेश्चन लिख के नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोविजंस बाय हार्ट होने चाहिए। ये ना हो कि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको पीछे देखना पड़े कि इसका क्या था, वो आपको करना, ठीक है। फिर मंडे को 6 बजे मिलते हैं, ओके बच्चे। चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज बाय बाय। पूरा सितंबर वीकेंड छोड़ के ना? हाँ, वीकेंड छोड़ के, वीकेंड में, लेकिन वीकेंड अगले वीकेंड 26 तारीख का तो मेरा बर्थडे है, उस दिन तो आप पार्टी दे रहे हो। हाँ बिल्कुल पार्टी दे रहे हैं, बिल्कुल वर्चुअल पार्टी करेंगे, मैं यहाँ से केक काटूंगा, वहां से गिफ्ट घर भिजवा देना, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय। कुछ मिस हुआ तो थोड़ी देर तक वीडियो अपलोड कर दूंगा।